माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। Question 121. Please allow the questioner to proceed. Please, आप बैठ जाइए. Mr. Shantaram Naik, yes. Question 121. Please. Sir, the answer is laid on the table of the Aadhaar. Confusing है. Chairman sir, the answer is laid on the table of the Aadhaar. Don't do that, please. Don't do this. Go back into the back, please. No, please don't do that. Sir, the preparation of annual performance assessment. Please sit down. Allow the house to run. You have said it. यहाँ नारा मत लगाइए आप. Please don't do that. House is adjourned till 2 p.m.
मान्य सभासदों, मान्य सभापति जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। Now, calling attention to the matter of urgent public importance, Sri Naresh Agarwal to move. Statement. Yes, sir. Naresh, you have called the attention. Okay. Deputy Chairman sir, Yeah, please. भारत सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति एनपीपी अधिसूचित की गई थी। एनपीपी में तथा निहित दवाइयों के मूल्यों के विनियमन के लिए प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। 1. औषधियों की अनिवार्यता। 2. केवल सम्मिश्रणों के मूल्यों का नियंत्रण। और 3. बाजार आधारित मूल्य। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति 2012 की घोषणा के अनुसरण में सरकार ने 15 मई 2013 को नया औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 डीपीसीओ 2013 को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2011 में विनिर्दिष्ट सभी दवाइयों को डीपीसीओ 13 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है और मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है। डीपीसीओ 13 के अंतर्गत औषधियों को मूल्यों को बाजार आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति से निर्धारित किया गया है। बाजार आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति एनपीपी 12 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप अपनाई गई है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने एनएलईएम 11 के अंतर्गत दिनांक 29/2/16 की स्थिति के अनुसार डीपीसीओ 13 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत 530 दवाइयां, उसमें हृदय वाहिका, हृदय रोग, मधुमेह, एचआईवी एड्स, तपोदिक, कैंसर और किडनी रोग की दवाइयों सहित के मूल्य निर्धारित किए गए हैं। जब कभी भी नई मूल्य अधिसूचनाएं या संशोधन अधिसूचनाओं को जारी किया जाता है, उन्हें एनपीपीए के वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध कराया जाता है। डीपीसीओ 13 की घोषणा से पहले व्याप्त उच्चतम मूल्यों की तुलना में डीपीसीओ 13 के अंतर्गत एनएलईएम 11 के मूल अनुसूची में शामिल सम्मिश्रणों के मूल्य में कमी का ब्यौरा इस प्रकार है। उच्चतम मूल्य के संबंध में मूल्य में कमी का ब्यौरा। उच्चतम मूल्य के संबंध में फीसदी कमी 0 से 5% 80 दवाइयां, 5 से 10% 50 दवाइयां, 10 से 15% 57 दवाइयां, 15 से 20% 43 दवाइयां, 20 से 25% 65 दवाइयां, 25 से 30% 49 दवाइयां और 30 से 35% 26 दवाइयां, 35 से 40% 34 दवाइयां, 40 से अधिक 126 दवाइयां, कुल मिलाकर के 530 दवाइयां। एनएलईएम 15 के अंतर्गत संशोधित अनुसूची 1 में लगभग 834 सम्मिश्रण हैं, जिनमें से एनपीपीए ने अभी तक संशोधित अनुसूची 1 के 404 अनुसूचित सम्मिश्रणों का अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिया है। एनएलईएम 15 के निर्णय के लिए डीपीसीओ 13 की घोषणा से पहले व्याप्त उच्चतम मूल्यों की तुलना में डीपीसीओ 13 के अंतर्गत अनुसूचित सम्मिश्रणों के मूल्य में प्रभावी कमी का ब्यौरा इस प्रकार है। एनएलईएम 15 के अंतर्गत प्रभावी मूल्यों में कमी दर्शाने वाले विवरण: 0 से 5% 75 दवाइयां, 5 से 10% 47 दवाइयां, 10 से 15% 50 दवाइयां, 15 से 20% 51 दवाइयां, 20 से 25% 53 दवाइयां, 25 से 30% 36 दवाइयां और 30 से 35%
29 दवाइयाँ, 35 से 40%, 17 दवाइयाँ और 40 से ऊपर 46 दवाइयाँ, कुल मिलाकर के 404 दवाइयाँ। संशोधन मूल्य निर्धारण के कारण डीपीसीओ 13 से उपभोक्ता को हुई बचत इस प्रकार है। एनएलएम 11 के तहत 530 अनुसूचित दवाइयाँ, शेड्यूल्ड ड्रग्स, उसका दाम कम करने के कारण उपभोक्ताओं को 2,422 करोड़ रुपए बचत हुई है। नहीं पढ़ लूंगा पूरा, ये पढ़ना जरूरी है। नरेश जी, You don't want to read it? क्योंकि पहली बार मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, पहली बार हिंदी में पढ़ रहा हूं। एनएलएम 15 के तहत 404 अनुसूचित दवाइयां, इसका मूल्य कम करने के कारण उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को 2,216 करोड़ रुपए बचत हुआ है। और पैरा 19 यानी इमरजेंसी क्लॉज के तहत 106 गैर अनुसूचित दवाइयां, जो नॉन शेड्यूल्ड दवाइयां है, उसका दाम करने के कारण 350 करोड़ रुपए बचत हुआ है। कुल मिलाकर के पिछले 2 सालों में 4,928 करोड़ रुपए ग्राहकों को बचत हुआ है, लाभ हुआ है। डीपीसीओ 13 की घोषणा से दिनांक 25/7/16 की स्थिति के अनुसार एनपीपीए ने डीपीसीओ 13 के पैरा 5 के अंतर्गत 324 नई औषधियां, जो डीपीसीओ 13 के पैरा 2 पे के अंतर्गत आती है, का खुदरा मूल्य भी निर्धारित कर दिया है। एनपीपीए ने डीपीसीओ 13 के पैरा 19 के अंतर्गत दिनांक 10 जुलाई 14 की मूल्य अधिसूचना के तहत मधुमेह और हृदय वाहिनी रोगों के इलाज में प्रयुक्त 108 गैर अनुसूचित एकल अवयव औषध सम्मिश्रण के मूल्य के अधिकतम सीमा तक ही है। बाद में 2 सम्मिश्रणों के मूल्यों का वापस ले लिया गया है, क्योंकि उनके मूल्य अनुसूचित वर्ग के अंतर्गत पहले से निर्धारित थे। मूल्य सीमा तय किए जाने से पूर्व प्रचलित उच्चतम मूल्यों की तुलना में प्रभावी मूल्य के कमी निम्नगत है। 0 से 5% मधुमेह के साथ हृदय वाहिका के 10 दवाइयां, कुल 17 दवाइयां। 5 से 10% कुल मिलाकर के कोष्टक आपके सामने है। 22 दवाइयां मधुमेह के और 84 दवाइयां हृदय वाहिका के, कार्डियोवैस्कुलर के, और कुल मिलाकर के 106 दवाइयां। डीपीसीओ 13 की अनुसूची 1 में कवर नहीं की गई दवाइयों के मूल्यों के निगरानी में भी एनपीपीए द्वारा की जा रही है। डीपीसीओ 13 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी विनिर्माता किसी गैर अनुसूचित दवा के अधिकतम खुदरा मूल्य में पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान के अधिकतम खुदरा मूल्य से 10% से अधिक की वृद्धि नहीं करेगा। जहां कहीं भी वृद्धि अधिकतम खुदरा मूल्य से 10% से परे है, वहां भी एनपीपीए अगले 12 महीनों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य को 10% से स्तर पर कम करने के लिए अधिकार प्राप्त है। विनिर्माता दंड के अलावा यदि कोई हो को मूल्य में वृद्धि किए जाने की तारीख से ब्याज के साथ अति प्रभारित राशि को जमा करने के लिए बाध्य होगा। सरकार ने कोरोनरी स्टेंट्स के प्रमुख विनिर्माताओं का तथा आयातकों का उनके द्वारा बेचे जा रहे कोरोनरी स्टेंट्स की एमआरपी स्वेच्छा से कम करने की भी सलाह दी है। यानी पहली बार एनएलएम में, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में, हमने कोरोनरी स्टेंट्स को भी शामिल किया है। दिस हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम। इनमें कुछ कंपनियों ने स्टेंट्स के मूल्य में कमी की सूचना दी है। तदोपरांत इनमें से कुछ कंपनियों ने स्टेंट्स और इम्प्लांट्स जॉइंट्स के मूल्यों में कमी की सूचना दी है। वाहनीय मूल्य और उत्तम गुणवत्ता युक्त दवाइयों की उपलब्धता भारत सरकार के लिए
एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल है एक संशोधित राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 तैयार करना और सूची में और दवाइयां शामिल करना, थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट के परिणाम स्वरूप NLEM में शामिल की गई दवाइयों के मूल्य में हाल में कमी आई है। भारत जेनरिक औषधियों के सबसे बड़ा विनिर्माताओं में से एक है और औषध विभाग जेनरिक दवाइयों की बिक्री उनके अधिकतम खुदरा मूल्य के मात्र एक अंश पर करने के लिए 3000 जन औषधि बिक्री केंद्र खोलने का लक्ष्य रखता है। हमने इस बजट में नहीं मैं बोल दूंगा। अच्छा, MCI की आचार नीति समिति विनियम को संशोधित कर निम्नलिखित शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक चिकित्सक को जेनरिक नाम से स्पष्ट रूप से तथा हो सके तो बड़े अक्षरों में नुस्खा पर्ची लिखनी चाहिए और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नुस्खा पर्ची तथा दवाई यानी प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों का उपयोग तर्कसंगत हो रहा है। विभाग ने चिकित्सकों के लिए जेनरिक दवाइयों का नुस्खा लिखना और फार्मास्यूटिस्ट को नुस्खे में लिखी गई ब्रांड नाम की दवाइयों के बदले जेनरिक दवाइयां देने की अनुमति अनिवार्य बनाने का विषय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उठाया है। उपयुक्त उल्लिखित उपाय सामान्य रूप से जनता को गुणवत्ता युक्त औषधि वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की आग्रहप्रिय भूमिका प्रदर्शित करती है। धन्यवाद। Okay, thank you very much. Now, Naresh Agarwal ji, one minute. Today, I have already told names, and today, you know, we have a tight schedule. Therefore, I am not receiving any new name, as I will be strictly adhering to the direction of chairman, told name. So, 5 minutes. सारी आचार संहिता हमारे ऊपर लागू होती है। सदन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना नियम के जो चाहे उठा लें वहां पे लागू कर देते हैं। या तो कहीं भय उनसे या लगाव ज्यादा है। No, you are senior member, इतना model member. इसको अगर कुछ चीजों को सीमाओं में न बांधा जाए, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम द्वारा किस तरीके से जांचों के नाम पर देश की जनता को लूटा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले सदन में उठा था। आज हम उसको बताते हैं कि दवाइयों के तत्व से किस तरह और जनता को लूटा जा रहा है। और शिवन छोटा मोटा नहीं है, हजारों करोड़ का खेल है, कुछ छोटा मोटा खेल नहीं है। हमारी अनंत कुमार जी, हम जब मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, हम सरकारी आंकड़ों को कभी नहीं सही मानते थे। मैं जनता के आंकड़ों को सही मानता था और मैं सरकारी आंकड़ों को ठुकरा देता था, क्योंकि मैं जानता था कि सरकारी आंकड़े कभी सत्यता को नहीं बताएंगे। आपने भी जो पढ़ा कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट से कोशिश कर रहे हैं, आपने वहां ये प्रस्ताव रखा, आप कह रहे हो हमने चिकित्सक से कहा कि जेनरिक दवा लिखना तुम्हारे लिए जरूरी है। आपने कहा कि 1000 दवाओं का हमने दाम कम करा दिया। 93,000 ब्रांड के नाम की दवाइयां हिंदुस्तान में बिक रही हैं। 93,000 आपने 1000 कर दिया तो क्या कर दिया? आपको मालूम है कि अस्पताल, डॉक्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव और मेडिकल शॉप्स चारों मिलकर कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं। एक कंपनी सिप्ला का एक उदाहरण आपको देता हूं। एक दवा को सिप्ला 3 नाम से बनाती है और तीनों के अलग अलग दाम रखे हैं। सिप्ला की ब्रांडेड सिटिजिन जो हम लोग एंटी एलर्जी, इसको 39 रुपए में सिप्ला बेचती है और वही सेटिसिम के नाम से 2 रुपए में, और वही आकोसेट के नाम से वो 2 रुपए 27 पैसे में। एक ही दवा के 3 ब्रांड, फार्मूला एक ही, लेकिन दामों में कितना अंतर। ह्यूमन, इनके पास जेनरिक मेडिसिन तो कंट्रोल करने का नियम है,
लेकिन ब्रांडेड कंट्रोल करने का कोई नहीं। अब तो हम लोग भी जाते हैं तो डॉक्टर, आजकल वायरल चल रहा है, वायरल में एंटीबायोटिक इवन 100 रुपए गोली भी मिल रही एंटीबायोटिक और 10 रुपए गोली भी एंटीबायोटिक मिल रही। फार्मूला दोनों का एक है, लेकिन वो बहुत बड़ी कंपनी के नाम से। अब हम भी, डॉक्टर ने लिख दिया वो कंपनी, तो हम भी डॉक्टर के कहे कहाँ इधर से उधर चले जाए। और आप जो कह रहे हो कि हमने डॉक्टर को अनिवार्य कर दिया कि जेनरिक दवा लिखें, तो मैं जो कह रहा हूं, मैं आपके सामने उदाहरण रखूं, डाइक्लोफेनिक जेनरिक 2 रुपए 29 पैसे, ब्रांडेड 25 से 29 रुपए। पैरासीटामोल जो बहुत बुखार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जेनरिक 1 रुपए 24 पैसे और ब्रांडेड 23 रुपए से 41 रुपए के बीच में। एजिथ्रोमाइसिन जेनरिक 58 रुपए, ब्रांडेड 308 रुपए। यहां तक एक प्रोक्लिटेक्सल आता है इंजेक्शन, जेनरिक 338 रुपए का और ब्रांडेड 4000 रुपए का। क्यों अस्पताल में चले जाएं, भर्ती कर लेते हैं और कह लगे 6 दिन हमें दवा देनी है और एक एक इंजेक्शन की कास्ट 6-6 हजार रुपए लगाते हैं, जबकि अस्पताल में दूसरी जगह चले जाएं तो वही इंजेक्शन की कीमत 200 रुपए से 300 रुपए होती है। इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है और मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और इनका केमिकल मंत्रालय दोनों अपने को असहाय एक तरीके से मान रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि 2 साल में सब कुछ हुआ, बहुत हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो रोकेगा कि कौन जिम्मेदारी लेगा। हम ये नहीं कहेंगे आप कांग्रेस पे थोप दो कि इतने साल वो सत्ता में रहे, उन्होंने क्यों नहीं किया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, भी तो हमें 2 साल हुआ। कोई तो व्यक्ति ऐसा खड़ा होगा जो इन सब चीजों पर रोक लगाएगा। अगर अंकुश नहीं लगाएंगे, गुड़गांव का एक हॉस्पिटल है, वहां कई हॉस्पिटल हैं, बड़े नामी हॉस्पिटल हैं, और वहां शायद जो भर्ती हो जाए, नंदा जी हमारे एमपी उस दिन बता रहे थे कि हम मरीज को ले गए, सिर्फ 2.5 घंटे एडमिट रहा, उसके बाद डेथ हो गई और हमको 3 लाख रुपए का बिल देना पड़ा। और उसके साथ साथ और भी ये हो रहा है कि पेशेंट मर जाए, बॉडी जब तक नहीं देंगे जब तक रुपया वसूल नहीं लेंगे। और इससे दर्दनाक क्या होगा, इससे दर्दनाक और क्या होगा श्रीमान? हम लोगों के पास तमाम आते कि भैया पैसा नहीं रहा, डॉक्टर साहब से कह दो कि हमारे बेटे की बॉडी तो दे दे, हम उसे घर ले जाएं। और क्या मजा किससे ज्यादा देश में होगा? भाई एडवांस तो ले ले कि बॉडी नहीं देते। अगर 1000 रुपए भी कम रह गया तो बॉडी देने से मना कर देते, कहते नहीं बॉडी नहीं मिलेगा। अपोलो में तो मर्चरी में तुरंत डाल देंगे, उसके बाद कह देंगे पहले बिल जमा कर जाओ, उसके बाद हम बॉडी देंगे। तो मैं मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपके आंकड़ों पर नहीं जाता, नहीं तो मैं इतनी दवाइयां मेरे पास है जिनके नाम मैं यहाँ रखूं तो बहुत टाइम लगेगा, अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं। तमाम मिसालें मेरे पास है कि कौन कौन पेशेंट कहाँ कहाँ हॉस्पिटल गया, गुड़गांव के हॉस्पिटल का रेट क्या था, दिल्ली का क्या था, बंबई का रेट क्या था, उसी दवा का, उसी पेशेंट का और उसी मर्ज के दवाओं के अलग अलग अस्पतालों में, और कितना भारी अंतर हुआ। तो क्या आप कोई ऐसी नीति बनाएंगे, जैसे आपने कह दिया, आपने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें लिख दिया पैरा 7 में कि डीपीसीओ 213 की अनुसूची 1 में कवर नहीं की गई दवाइयों के मूल्य की निगरानी भी हमारे द्वारा की जा रही है। निगरानी क्या कर रहा है, कौन निगरानी कर रहा है, और निगरानी वाले कैसे निगरानी कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कैसे निगरानी कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन पूछिए। हाँ, क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ। दूसरा, आप लिख दिया प्रत्येक चिकित्सक को जेनरिक नाम से स्पष्ट रूप से तथा हो सके तो बड़े अक्षरों में नुस्खा पर्ची लिखनी चाहिए, और साथ में ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नुस्खा पर्ची तथा दवाइयों का उपयोग तर्कसंगत हो रहा है कि नहीं। हम आपको किसी डॉक्टर का पर्चा ला दें, अगर आप पढ़ लें, आप मंत्री हैं विभाग के, वो तो पता नहीं फार्मेसिस्ट कैसे पढ़ लेता है, उन लोगों को सबका कोर्ट है, नहीं तो आप तो दवा ही नहीं पढ़ सकते। हम आप तो अभी कह रहे हैं कि हमने कहा मोटा मोटा लिखो कि ये दवा कौन सी, इसकी जेनरिक दवा कौन सी, उनकी लिखी हुई दवा नहीं पढ़ सकते हम। अब दूसरा डॉक्टर नहीं पढ़ सकता है, आपके अधिकारी बैठे वो भी हमारी बात से सहमत होंगे।
तो ये आपका आदेश कहाँ रह रहा है? Sir, he is speaking नहीं सुन, मैं इशू पे बोल रहा हूँ। That's why I gave more time. मैं इशू पे बोल रहा That's हूँ। why, इसलिए ज्यादा टाइम दिया. मैं कोई भाषण पर नहीं बोल रहा हूँ। दे दीजिए सर, दे दीजिए। बहुत ठीक समय हो। आपने लिखा विभाग ने चिकित्सकों मेरे भी बात बोल रहे हैं। दवाइयों का लिखना, आपने फिर लिखा है कि विभाग ने चिकित्सकों के लिए जेनरिक दवाइयों का नुस्खा लिखना और फार्मासिस्टों को नुस्खों में लिखी गई ब्रांड नाम की दवाई के बदले जेनरिक दवाइयां देने की अनुमति अनिवार्य बनाने का विषय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ उठाया है। तो कब उठाया, इस पर डिसीजन कब होगा? आखिर कोई डिसीजन तो होगा। खाली आपने अगर उठाया, उठाने काम तो हम लोगों का आपका नहीं है। हमारा भी काम आप ले लोगे तो फिर हम कार ले जाएंगे। हम तो बहुत कहते हैं कि हम लोग डाकिया हैं, डाक लिखने का काम हमारा है। अब वो भी अधिकार अगर हमारा ले लिया जाएगा तो फिर साहब हम लोग की हैसियत क्या रह जाएगी? तो हमारा काम आप मत कीजिए, आप बैठ के निर्णय लें। मैं पूछना चाहता हूं तीनों में कि जो आपने चीजें लिखी हैं इनकी अनिवार्यता कब करेंगे? और आज आप हर चीज में जब जेल ला रहे हैं, मैं देख रहा हूं इधर इनकम टैक्स में भी जेल, जीएसटी में भी जेल, रियल एस्टेट में भी जेल, तो इसमें भी जो लोग मिले हुए हैं उनको जेल भेजने का कोई प्राविधान आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? मैं आपसे इतना Okay, thank you very much. Now, Sri Tiruchi Shiva, 2, maximum 3 minutes, not more than that. Put only questions. Sir, I don't want to go into the drug policy 1994 or the national pharmaceutical pricing policy 2002 or 2012. So in the year 2015, the government allowed the pharmaceutical companies to hike the rates of 509 essential medicines which are used to treat now common ailments like diabetes, hepatitis and cancer. So this has hiked the prices by 3.84%, which they say fall in line with the whole price, wholesale rate price index. Sir, a larger part of the population belonging to the poorer sections of the society find it extremely difficult to afford to the expensive this category of medicines. So, right, we accept, we agree, we appreciate the government has launched in the year 2008 Jan Aushadhi stores where you get these generic medicines available at lower prices but are equivalent in potency to the branded expensive drugs. But what is the reality, sir? It's very sweet